तो दोस्तों, तो हम यहाँ पे शुरू करते हैं। ये जो डे 6 है, घटनासार का डे 6, तो यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं। इसका जो है हम लोगों ने ये जो 90 दिनों की सीरीज में चला रहा हूँ, इसके तहत घटनासार जो कि फरवरी से अगस्त तक की आई हुई है, उसके सभी उसको मैं कवर करने का भी प्रयास कर रहा हूँ। और इसमें लगभग हम लोगों ने 1 लाइनर कंप्लीट कर लिया था। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं। राष्ट्रीय जो न्यूज़ है, राष्ट्रीय जो घटनाएं हैं, उसमें हम घटनाक्रम में हम लोग चल रहे हैं। और राष्ट्रीय घटनाक्रम लगभग 52 पेजेस तक हैं और हम लोग यहाँ पर 39वें पेज पर हैं। तो चलिए फिर, ये अगर आपको 90 दिनों की सीरीज में जुड़ना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक पहुँचाइए, अधिक से अधिक लोगों तक, जिससे वो जुड़ सकें और बेहतर लाभ प्राप्त कर सकें RO एग्ज़ाम और UPPCS एग्ज़ाम में अपने अंकों को बढ़ाकर। ठीक है, चलिए फिर हम शुरू करते हैं। आज ज़्यादा समय न गवाते हुए, राइटर इंस्टीट्यूट की डिजिटल न्यूज़ रिपोर्ट 2023। तो 14 जून 2023 को जारी राइटर्स इंस्टीट्यूट द एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ तथा एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म को डिजिटल न्यूज़ रिपोर्ट 2023 के अनुसार DD इंडिया और आकाशवाणी को भारत का सबसे अधिक विश्वसनीय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संगठन माना गया है न। फिनलैंड जो है इसमें समग्र विश्वास के उच्चतम 69% तथा ग्रीस जो है 19% के साथ निम्न स्थान पर है। 46वें स्थान पर भारत इसमें है, जो 46 देशों में भारत 24वें स्थान पर, 24वां स्थान है भारत का। कौन सी? राइटर की इंस्टीट्यूट की डिजिटल न्यूज़ रिपोर्ट। ठीक है, राइटर इंस्टीट्यूट की डिजिटल न्यूज़ रिपोर्ट है, उसमें 24वें स्थान पर है भारत, और जिसमें DD इंडिया और आकाशवाणी जो है सबसे अधिक विश्वसनीय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संगठन है ना। रिपोर्ट के उद्देश्य समाचार की बदलती जो गतिशीलता, समाचार पर डिजिटल प्रौद्योगिकियों के प्रभाव और डिजिटल युग में समाचार संगठनों की उभरती भूमिका की जाँच करना है। समाचार की विश्वसनीयता में 3% की गिरावट के बावजूद 3% की गिरावट आई है विश्वसनीयता में समाचारों की, जिसमें DD इंडिया और आकाशवाणी ने अपनी विश्वसनीयता को उच्च स्तर का बनाए रखा है। यह मान्यता उस विश्वसनीयता को दर्शाती है जिसे इस सार्वजनिक प्रसारकों ने दर्शकों के बीच स्थापित किया। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर हो गया है, या एक्चुअली मैंने ही PDF बनाई तो थोड़ा सा सही से नहीं आ पा रही है, तो आप देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे सबसे नंबर 1 पे ऑल इंडिया रेडियो है, फिर BBC न्यूज़ है 69%, 66%। ठीक है, और CNN न्यूज़ 18, DD इंडिया 70%, सबसे अधिक है ये DD इंडिया। ठीक है, चलिए फिर रिपोर्ट के अनुसार यूट्यूब से जो है 56% और ट्विटर से 55% समाचार के लिए सबसे लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ना। तेज़ी से बढ़ा सोशल नेटवर्किंग साइट टिकटॉक है ना। 19 से 24% वर्ष के लोग 44% द्वारा प्रयुक्त है ना। अराकू कॉफ़ी और काली मिर्च को GI टैग मिला है। ठीक है, आंध्र प्रदेश की जो विशाखापत्तनम के गिरिजन कोऑपरेटिव कॉरपोरेशन, ठीक है, GCC को अपनी प्रसिद्ध अराकू कॉफ़ी और काली मिर्च की फसल के लिए GI टैग मिला है ना। गिरिजन कोऑपरेटिव कॉरपोरेशन को जैविक प्रमाण पत्र का दर्जा कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण APEDA द्वारा प्रदान किया गया। ठीक है, इस प्रमाणीकरण से कॉफ़ी और काली मिर्च के उत्पादों को बाज़ार में अधिक कीमत मिलने की संभावना है। ठीक है, अराकू कॉफ़ी और काली मिर्च जो है आंध्र प्रदेश के चित्तापल्ली डिवीज़न और के विधिमंडल में आदिवासी किसानों द्वारा उगाई जाती है। ठीक है, इसके बाद जो है आंध्र प्रदेश और उड़ीसा राज्य में उगाई जाने वाली काफ़ी अरेबिका काफ़ी एक प्रजाति है। ठीक है, विशाखापत्तनम जिले और उड़ीसा कोरापुट जिले के आसपास क्षेत्रों में खेती काफ़ी की खेती के लिए आवश्यक बुनियादी भौतिक और जलवायु परिस्थितियाँ APEDA एक भाग जो है जो भारतीय शीर्ष निर्यात व्यापार संवर्धन सक्रिय निकाय है। यह ताज़ी सब्जियों और फलों के निर्यात को बढ़ावा देने वाली प्रमुख संस्था है।
या कृषि निर्यात की गुणवत्ता मानकों, पैकेजिंग आवश्यकताओं और अन्य विशिष्टताओं को स्थापित करने और लागू करता है। केंद्र, असम राज्य सरकार और दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी के बीच त्रिपक्षीय समझौता। पूर्वोत्तर के उग्रवाद को खत्म करने की दिशा में सरकार की बड़ी सफलता उस समय मिली जब असम में सक्रिय उग्रवादी संगठन दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी, दिमासा पीपुल्स सुप्रीम काउंसिल व केंद्र व राज्य सरकार के साथ एक त्रिपक्षीय शांति समझौते पर हस्ताक्षर जो अप्रैल 2023 को किए। केंद्र व असम राज्य सरकार और दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी के बीच त्रिपक्षीय समझौते के बारे में बात कर रहे थे। तो दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी, दिमासा पीपुल्स सुप्रीम काउंसिल, केंद्र व राज्य सरकार के साथ एक त्रिपक्षीय समझौते में अप्रैल 2023 को किए गए हस्ताक्षर। इसमें कौन कौन था? तो गृह मंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा की उपस्थिति में नई दिल्ली में हस्ताक्षर। इस समझौते के तहत जो है दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी के प्रतिनिधियों ने हिंसा छोड़ने, हथियार व गोला बारूद सहित आत्मसमर्पण करने, अपने सशस्त्र संगठन को भंग करने तथा मुख्य धारा में शामिल होने के लिए सहमति व्यक्त की। दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी एक विद्रोही समूह है जो मुख्यतः असम में दीमा हसाओ जिले में सक्रिय है। कौन से जिले में? दीमा हसाओ जिले में सक्रिय है। समझौते पर हस्ताक्षर के पश्चात गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि समझौते के साथ ही असम में हिंसा में लिप्त सभी संगठनों का अंत हो गया है, राज्य में अब एक भी उग्रवादी समूह नहीं बचा है तथा अब सारे विद्रोही समूह मुख्य धारा में शामिल हो गए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने इस समझौते को वर्ष 2024 तक शांतिपूर्ण और समृद्ध पूर्वोत्तर समृद्ध पूर्वोत्तर के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सपने को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट आते हैं असम व अरुणाचल प्रदेश के बीच जो है सीमा समझौता संपन्न। पूर्वोत्तर की शांति की स्थापना की दिशा में एक बड़ी, अभी हम लोगों ने देखा उग्रवादी संगठन जो था दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी और राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच जो है समझौता हुआ। अब यहाँ पे देखते हैं असम व अरुणाचल प्रदेश के बीच जो है सीमा समझौता। तो पूर्वोत्तर की शांति की स्थापना की दिशा में जो 2024 तक प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है ना, के पहल के दिशा में एक बड़ी पहल के तहत इस क्षेत्र के दो राज्य असम व अरुणाचल प्रदेश ने अपने सीमा विवाद को समाप्त करने के लिए समझौता ज्ञापन पर MOU पर हस्ताक्षर किए। 20 अप्रैल 2023 को किया। पूर्वोत्तर के इन राज्यों के बीच 700 किलोमीटर से भी अधिक सीमा को लेकर विवाद की स्थिति लंबे समय से बनी हुई थी, जिसके चलते तनाव की स्थिति बनी रहती है। इस टकराव को समाप्त करने के लिए असम के मुख्यमंत्री श्री हेमंत बिश्व शर्मा, अरुणाचल के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में नई दिल्ली में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। तो इस पर समझौते पर हस्ताक्षर कौन कौन किया है? तो अरुणाचल के मुख्यमंत्री जो पेमा खांडू है और असम के मुख्यमंत्री जो है हेमंत बिश्व शर्मा ने। ठीक है, समझौते पर टिप्पणी करते हुए गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच अंतर्राज्यीय सीमा विवाद को 1972 से अब तक नहीं सुलझाया जा सका था। इस विवाद के सिलसिले में लोकल कमीशन की रिपोर्ट 1972 को ही सरकारों से लेकर कोर्ट तक विवादित बनी रही। इस रिपोर्ट को एक तरह से दोनों राज्यों ने स्वीकार कर लिया। जम्मू कश्मीर के बाद राजस्थान में भी लिथियम के भंडार मिले हैं। अभी राजस्थान के नागौरा और डोगाना में लिथियम के भंडार की खोज की गई है। रेवंत की डूंगरी में GSI सर्वे में लिथियम पाए जाने के संकेत मिले हैं। खनन के बाद साथ साथ भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार लिथियम भंडार जम्मू कश्मीर में हाल में पाए गए भंडार से अधिक बड़ा है। ठीक है, जिसमें लिथियम के मामले में चीन का एकाधिकार समाप्त होगा। यहाँ संभावित लिथियम की मात्रा देश की 80% मांग को पूरा कर सकती है। लिथियम को विदेशों से आयात किया जाता है, जिसकी वजह से इसकी कीमतें महंगी होती हैं। लिथियम का प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में किया जाता है, बैटरी में जो। ठीक है, अभी नेपाल के इलेक्ट्रॉनिक वाहन में लिथियम आयन बैटरी का प्रयोग किया जाता है। लिथियम एक अलोह धातु है जिसका उपयोग, विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक लिथियम की वैश्विक मांग में 500% की वृद्धि हो सकती है। ठीक है, नेपाल के प्रधानमंत्री जो है पुष्प कमल दहल प्रचंड की जो है भारत यात्रा हुई और यह उनकी पहली विदेशी यात्रा थी प्रधानमंत्री बनने के बाद। मेजबान नरेंद्र मोदी के साथ नेपाली प्रधानमंत्री की वार्ता जो है जून 2023 को हुई और ये मई में आए थे और जून में यहाँ से गए 3 जून को। ये आर्थिक, वाणिज्यिक, ऊर्जा और सुरक्षा एवं विकास आदि के क्षेत्रों में इन
में दोनों देशों के सहयोग एवं संबंधों की समीक्षा वार्ता की गई। नेपाल से भारत को विद्युत निर्यात में वृद्धि, भारत के सहयोग से वहाँ विनिर्माण 900 मेगावाट की 3 जल विद्युत परियोजनाओं आदि की प्रगति पर संतोष वार्ता में व्यक्त किया गया। विद्युत क्षेत्र में सहयोग को और बढ़ाने के लिए समझौते भी इस अवसर पर किए गए। वर्तमान में भारत नेपाल से 450 मेगावाट विद्युत का आयात प्रतिवर्ष करता है। अगले एक दशक में ये 10,000 मेगावाट करने का लक्ष्य समझौते के तहत निर्धारित किया गया है। भारत के रास्ते बांग्लादेश को नेपाली बिजली के निर्यात के लिए सैद्धांतिक सहमति दोनों पक्षों में बनी। ठीक है, भारत के रास्ते बांग्लादेश को जो है नेपाली बिजली जो है निर्यात के लिए सैद्धांतिक सहमति बनी। नेपाल में महाकाली नदी पर सिरवा व झूला घाट पर अनुदान सहायता के तहत 2 पुल बनाने की सहमति भारत की ओर से वार्ता में दी गई। भारत और नेपाल के बीच पारगामन संधि ट्रीटी ऑफ ट्रांजिट की समीक्षा के लिए एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर वार्ता के दौरान किए गए। नवीनीकृत संधि में नेपाली माल के समुद्री बंदरगाहों तक पहुंच के लिए रेल मार्ग के साथ साथ, ठीक है, ट्रीटी ऑफ ट्रांजिट की समीक्षा के लिए एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर कि नवीनीकृत संधि में नेपाली माल को जो है समुद्री बंदरगाह तक पहुंच के लिए नए रेल मार्ग के साथ साथ भारत के आंतरिक जल मार्गों का उपयोग की भी सुविधा दी जाएगी। दोनों देशों के बीच व्यापार संधि के नवीकरण के लिए दोनों देशों के संबंधित उच्चाधिकारियों को निर्देश वार्ता के अवसर पर दिए गए। नेपाल में उर्वरक संयंत्र की स्थापना, नेपाल की मांगों को भारत ने स्वीकार किया। ठीक है, नेपाल में पेट्रोलियम पदार्थों की आपूर्ति के लिए मोतिहारी से अमलेखगंज तक बिछाई गई पाइपलाइन का विस्तार चितवन तक करने का निर्णय वार्ता में किया गया। अब ये जो अमलेखगंज तक जो पाइपलाइन थी, है ना, पेट्रोलियम पदार्थ के जो निर्यात करने के लिए मोतिहारी से थी अमलेखगंज, वो चितवन तक जो है उसका विस्तार करने के लिए। ठीक है, इम्पोर्टेंट। इसके अतिरिक्त सिलीगुड़ी से पूर्वी नेपाल के झापा तक एक अन्य पाइपलाइन बिछाने का निर्णय भी बातचीत में किया गया है। दोनों देशों के बीच 6 परियोजनाओं की वर्चुअल मोड में शुरुआत दोनों प्रधानमंत्रियों ने वार्ता के दौरान किया। इसके अलावा दोनों देशों ने 7 विभिन्न समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसमें हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, कनेक्टिविटी, पेट्रोलियम इंफ्रास्ट्रक्चर, सीमा में भुगतान नियंत्रण निर्णय व एकीकृत चेक पोस्ट आदि शामिल हैं। भारत के 33 नए उत्पादों को जीआई टैग। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने विभिन्न राज्यों के 33 नए भौतिक उत्पादों को भौतिक संकेतक 31 मार्च 2000 में प्रदान किया, जो 2022-23 में उच्चतम जीआई पंजीकरण का रिकॉर्ड है, जिसमें बिहार फर्स्ट, उत्तर प्रदेश 10, मध्य प्रदेश 1, छत्तीसगढ़ 1, तमिलनाडु 11, लद्दाख 1 तथा जम्मू कश्मीर 8 उत्पाद शामिल हैं। मार्च 2023 तक भारत में जीआई टैग प्राप्त उत्पादों की कुल संख्या 465 थी, जिसमें अगस्त 2023 में तक काफ़ी वृद्धि हो चुकी है। ठीक है, जीआई टैग जो है उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत जीआई रजिस्ट्री द्वारा किए जाते हैं। जीआई टैग 1999 के भौगोलिक संकेतक पंजीकरण संरक्षण अधिनियम के अनुसार जारी किए जाते हैं। पहला जीआई टैग दार्जिलिंग चाय को दिया गया, पश्चिम बंगाल को प्रदान किया गया था। ठीक है, उत्तर प्रदेश के में बनारसी पान, लंगड़ा है ना, आम, और बनारस शहर के रामनगर भांता बैंगन भरता, मतलब बैंगन, साथ साथ आम, आदम चीनी चावल, चंदौली, अलीगढ़ ताला, बखीरा पीतल के बर्तन, बांदा सजर, पत्थर शिल्प, नगीना लकड़ी शिल्प, प्रतापगढ़ आंवला, हाथरस हींग को जीआई टैग मिला है। अभी तक उत्तर प्रदेश में कुल 45 उत्पादों को जीआई टैग मिल चुका है, इनमें से 20 बनारस क्षेत्र के हैं। तमिलनाडु मडुपराई मोरक्को, कम्बम पनीर, थ्रेचर, मारदंड शहद और तमिलनाडु की ऊँटी वर्की सहित 11 उत्पादों को जीआई टैग मिला है। जम्मू कश्मीर रामबन सुलाई शहद, रामबन अनारदाना, बसोहली पेंटिंग सहित जम्मू कश्मीर के 8 उत्पादों को जीआई टैग मिला है।
इसके साथ ही बिहार के मरचा चावल, मिर्च चावल, मध्य प्रदेश की रीवा सुंदरजा आम, छत्तीसगढ़ के नगरी दुबराज चावल, लद्दाख के सिंह स्कोस को जीआई टैग मिला है। मरचा चावल के दाने का आकार काली मिर्च के समान होता है, इसलिए इसे मरचा चावल या मिर्चा चावल कहा जाता है। अनाज और गुच्छे में अपनी अनूठी सुगंध के कारण चावल सबसे अलग दिखता है। मरचा चावल अपनी सुगंध, स्वादिष्ट और सुगंधित चूरा बनाने के गुणों के लिए जाना जाता है। पके हुए चावल में पॉपकॉर्न जैसी सुगंध आती है और यह भुरभुरा, पीना, चिपचिपा, मीठा और आसानी से पचने वाला। सुंदरजा आम मध्य प्रदेश के रीवा जिले के गोविंदगढ़ कस्बे में बहुतायत में पाया जाता है। यह फलों के राजा आम की एक खास प्रजाति है। सुंदरजा आम अनूठी गुणवत्ता यह कि है फाइबर की कमी होती है और नेचुरल शुगर की मात्रा कम होती है, जिसे मधुमेह के रोगी भी खा सकते हैं। सुंदरजा आम मधुमेह के रोगी भी खा सकते हैं इसको। सुंदरजा आम के बाद अप्रैल 2023 में मध्य प्रदेश के कुछ अन्य उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया, जिसमें सीहोर का सरावती गेहूं, तो जिसमें सिहोरा की सरबती गेहूँ, मुरैना की गिंजक, इस है ना, ये सब है। फिर इसके बाद लद्दाख, ये सब लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वे और ऑब्जर्वेटरी इंडिया की स्थापना को मंजूरी। लीगो इंडिया, है ना, लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, जिसको बोलते हैं लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, तो इसको बोलते हैं लीगो, की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कुछ 26 करोड़ रुपए की लागत से लीगो इंडिया की स्थापना किए जाने पर अंतिम निर्णय लिया गया। परमाणु ऊर्जा विभाग ने इस बारे में जारी एक बयान में कहा कि ब्रह्मांड की बेहतर समझ और न्यूट्रॉन, सितारों व ब्लैक होल जैसे खगोलीय अवधारणाओं के अध्ययन के लिए गुरुत्वाकर्षी तरंगों की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। इन तरंगों को तलाशने और उनके स्रोतों का पता लगाने के लिए कम से कम 3 वेधशालाओं की आवश्यकता होती है। 2 वेधशालाएं पहले से अमेरिका में स्थापित हैं। तीसरी वेधशाला भारत बनाने के लिए पीएम मोदी की उपस्थिति में मार्च 2016 में अमेरिका के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए थे। लीगो इंडिया का संचालन परमाणु ऊर्जा विभाग करेगा। इसके निर्माण और संचालन में इस विभाग की 3 संस्थाएं और यूजीसी की स्वायत्त बॉडी की हिस्सेदारी होगी। परियोजना के लिए महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में 174 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहित की जा चुकी है। परियोजना के लिए पर्यावरण मंजूरी भी मिल चुकी है। अंतरिक्ष नीति 2023 अंतरिक्ष कार्यक्रम के सुधारों को लेकर केंद्रीय मंत्रिमंडल की सुरक्षा मामलों की समिति ने 6 अप्रैल 2023 को अंतरिक्ष नीति 2023 को मंजूरी प्रदान की। इस नीति के द्वारा रणनीतिक क्षेत्र को छोड़कर बाकी आंतरिक क्षेत्र को निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया गया। अंतरिक्ष क्षेत्र इस नीति के द्वारा जो है, इसमें क्या किया गया, केंद्रीय मंत्रिमंडल सुरक्षा मामलों की समिति ने अंतरिक्ष नीति इसके द्वारा रणनीतिक क्षेत्र को छोड़कर अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया गया। अंतरिक्ष क्षेत्र महत्वपूर्ण है, सैन्य उपयोग व अन्य राष्ट्रीय लक्ष्यों के लिए भी इसका उपयोग होता है, जिस पर आगे भी सरकारी एजेंसियां ही कार्य करेंगी, है ना। नई अंतरिक्ष नीति लागू होने के बाद अंतरिक्ष कार्यक्रम में निजी क्षेत्रों की हिस्सेदारी बढ़ेगी। इससे भारतीय कंपनियों को उपग्रहों के निर्माण से लेकर अंतरिक्ष पर्यटन के लिए अपने यान बनाने के अवसर मिलेंगे। निजी कंपनियां भी अपने अंतरिक्ष अभियान शुरू कर सकेंगी। अंतरिक्ष नीति देश में पहली बार बनी है, लेकिन इससे पूर्व 2020 में अंतरिक्ष क्षेत्र में कुछ सुधार शुरू किए गए थे। तब सरकार ने अंतरिक्ष को बढ़ावा देने के लिए इस क्षेत्र को निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों तथा स्टार्टअप के लिए खोला था। इसके लिए नई एजेंसी इंडिया नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर इन स्पेस की स्थापना भी की गई है, जिसके परिणाम अच्छे रहे हैं। अभी तक अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़े 200 से भी अधिक स्टार्टअप एवं अन्य उद्यम पंजीकृत हो चुके हैं। अभी इसरो का अधिकांश समय व्यापारिक महत्व के उपग्रह तैयार करने और उन्हें लॉन्च करने में बीतता है।
जबकि नई नीतियों में यह कार्य निजी एजेंसियां करने लगेंगी तो इसरो नई अंतरिक्ष तकनीक पर शोध पर ध्यान केंद्रित कर सकेगा। दूसरे निजी क्षेत्रों को भूमिका देने से अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का बाजार बढ़ेगा, उसका लाभ लोगों तक भी पहुंचेगा। मैकेंजी की एक रिपोर्ट के अनुसार 2021 में विश्व के अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का आकार 500 अरब डॉलर के करीब रहा है। यह 9 से 10% प्रतिवर्ष की गति से बढ़ रहा है, लेकिन इसमें भारत की हिस्सेदारी मात्र 2% की है। इसरो के प्रमुख एस सोमनाथ ने कहा कि इस नीति ने अगले कुछ वर्षों में भारत की हिस्सेदारी बढ़कर 10% तक पहुंच जाएगी। पहली बार इसरो के लॉन्च पैड से एक निजी कंपनी मेसर्स स्काई रूट सब ऑर्बिट रॉकेट विक्रम-1 का प्रक्षेपण किया है। सब ऑर्बिट रॉकेट विक्रम-1 का प्रक्षेपण किया है। यह निजी कंपनी अग्निकुल ने लिक्विड इंजन का परीक्षण भी किया है। एक निजी कंपनी अग्निकुल ने लिक्विड इंजन का परीक्षण भी किया है। इससे पूर्व केंद्र ने 2019 में इसरो से जुड़े कार्यों के लिए एक सार्वजनिक कंपनी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड की स्थापना की थी, जो इसरो के व्यापारिक संस्थान के रूप में कार्य कर रही है। हिमाचल की कांगड़ा चाय को यूरोपीय आयोग का संरक्षित भौगोलिक संकेतक, ठीक है, यूरोपीय आयोग ने भारत की अनूठी कांगड़ा चाय के लिए संरक्षित भौगोलिक संकेतक या PGI प्रोटेक्टेड ज्योग्राफिकल इंडिकेटर प्रदान किया है, जो हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा जिले में उगाई जाती है। यूरोपीय आयोग ने 22 मार्च 2023 को PGI मतलब प्रोटेक्टेड, GI मतलब जियोग्राफिकल इंडिकेटर, ठीक है, देने की अधिसूचना जारी की, जो 11 अप्रैल 2023 से लागू हो गया। कांगड़ा चाय के लिए PGI का अनुदान ऐसे समय में आया है जब यूरोपीय आयोग बासमती चावल को समान दर्जा देने से पीछे हट रहा है। कांगड़ा चाय भारत के हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले की एक चाय है। 19वीं शताब्दी के मध्य से कांगड़ा घाटी में काली चाय और हरी चाय दोनों का उत्पादन किया जाता रहा है। कांगड़ा चाय को 2005 में GI टैग का दर्जा दिया गया था, ठीक है। यह एक भौगोलिक संकेतक उन उत्पादों पर उपयोग किया जाने वाला एक संकेतक है जिनका विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति होती है और उसका मूल कारण है उसकी गुणवत्ता या प्रतिष्ठा होती है। दार्जिलिंग चाय भौगोलिक संकेत टैग प्राप्त करने वाला पहला भारतीय उत्पाद था। 2004 में इससे मशहूर बेवरेज को पहचान मिली, ठीक है, जैसा कि मैंने ऊपर पहले ही पढ़ लिया इसको। यूरोपीय आयोग यूरोपीय परिषद के साथ मिलकर यूरोपीय संघ कार्यकारिणी का हिस्सा है, ठीक है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर उत्पादक देश। इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन की अप्रैल 2023 में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार भारत 2026 तक दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर उत्पादक देश बनने की ओर अग्रसर है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की सौर विनिर्माण क्षमता 2020 में 10 गीगावाट से बढ़कर 2030 तक 50 गीगावाट संभावना है। सौर विनिर्माण क्षमता 2020 में 10 गीगावाट से बढ़कर 30 तक 50 गीगावाट होने की संभावना है। क्षमता की इस वृद्धि से लगभग 3 लाख प्रत्यक्ष रोजगार और 9 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने की संभावना है। नवीकरणीय ऊर्जा और राष्ट्रीय सौर मिशन जैसी पहलों पर सरकार के ध्यान के कारण भारत के सौर विनिर्माण उद्योग को बढ़ावा मिला है। सरकार ने घरेलू सौर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न नीतियां और योजनाएं भी शुरू की हैं, जैसे उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना। इस योजना के तहत सरकार ने सौर PV खंड के लिए 4,500 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया, जिससे 10 गीगावाट की विनिर्माण क्षमता सृजित होने की उम्मीद है। कई अन्य भारतीय कंपनियां भी सौर विनिर्माण में निवेश कर रही हैं। उदाहरण के लिए अडानी सोलर ने गुजरात में 1.2 गीगावाट सोलर सेल और मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्थापित की है। टाटा पावर सेल ने की बेंगलोर में 1.1 गीगावाट की क्षमता वाली एक विनिर्माण इकाई है, जबकि वारी एनर्जी की महाराष्ट्र और गुजरात में 3 सुविधाओं में फैली 2 गीगावाट की क्षमता है। अन्य कंपनियों के साथ इन कंपनियों में आने वाले वर्षों में अपनी क्षमता बढ़ाने की उम्मीद है। भारत का UN सांख्यिकी आयोग, नारकोटिक ड्रग्स और UN HIV कार्यक्रम के समन्वय बोर्ड में सदस्य चुना जाना।
यूएन सांख्यिकी आयोग, नारकोटिक ड्रग्स और यूएन एचआईवी कार्यक्रम, ठीक है, नारकोटिक ड्रग्स और यूएन एचआईवी कार्यक्रम के समन्वय बोर्ड में सदस्य चुना गया। संयुक्त राष्ट्र भारत का हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के सांख्यिकी आयोग, नारकोटिक ड्रग्स और संयुक्त राष्ट्र एचआईवी एड्स कार्यक्रम के समन्वय बोर्ड के सदस्य के रूप में चुना गया है, जो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में देश की बढ़ती उपस्थिति का संकेत देता है। इसका निर्णय 6 अप्रैल 2023 को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक प्रगति इकोसोक में आयोजित एक बैठक के दौरान हुए मतदान में किया गया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस उपलब्धि को क्षेत्र सांख्यिकी विविधता और जनसांख्यिकी भारत की विशेषज्ञता को दिया। सांख्यिकी आयोग में भारत की सदस्यता 4 वर्ष की होगी, जिससे शुरुआत 1 जनवरी 2024 से होगी। मादक पदार्थ रोकथाम आयोग अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ नियंत्रण संधियों को लागू किए जाने पर निगरानी रखता है। वहीं संयुक्त राष्ट्र एड्स कार्यक्रम समन्वय बोर्ड एचआईवी एड्स की रोकथाम के लिए रणनीतिक दिशा निर्देश प्रदान करता है। भारत, दक्षिण कोरिया, संयुक्त अरब अमीरात और चीन के साथ एशिया प्रशांत देशों की श्रेणी में 2 सीटों के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहा है। पहले दौर के मतदान में दक्षिण कोरिया को 23 मत मिले, जबकि चीन और संयुक्त अरब अमीरात को क्रमशः 19 और 15 मत मिले। दूसरे दौर में चीन, ठीक है, फिर ये क्या हुआ चुनाव इसके बारे में बताया गया है। फिर इंडिया जस्टिस रिपोर्ट जो आई, ये टाटा ट्रस्ट द्वारा इंडिया जस्टिस रिपोर्ट जारी की गई। यह इंडिया जस्टिस रिपोर्ट का 3रा संस्करण है। इससे पहले 2019 और 20 में से जारी किया गया था। इसमें जो है के अनुसार दिसंबर 2022 तक उच्च न्यायालय में 1108 न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या की तुलना में 778 न्यायाधीश के साथ कार्य कर रहे थे, ठीक है। अधीनस्थ न्यायालय में 24,631 न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या की तुलना में 19,000 साथ कर रहा है, ठीक है। और इसके बाद आते हैं उच्च न्यायालय के स्तर पर केस की उच्चतम औसत पेंडेंसी उत्तर प्रदेश में 11.5 वर्ष, उसके पश्चात पश्चिम बंगाल में करीब 10 वर्ष का स्थान। उच्च न्यायालय में सबसे कम औसत पेंडेंसी त्रिपुरा में 1 वर्ष है, और उसके बाद सिक्किम में 1.9 और मेघालय में 2.1 का स्थान है, ठीक है। सिक्किम में सबसे कम है, त्रिपुरा में सबसे कम है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा करीब 11.5। केस क्लियरेंस रेट 1 वर्ष में कुल दर्ज किए गए मामलों में से निपटाए गए मामलों की संख्या के अनुपात को दर्शाता है। केस क्लियरेंस रेट का 100% से अधिक होना दर्शाता है कि लंबित मामलों की संख्या कम हो रही है। इंडियन जस्टिस रिपोर्ट के अनुसार 2018-19 के दौरान केवल 4 उच्च न्यायालयों को CCR मतलब केस क्लियरेंस रेट 100% या उससे अधिक था। हालांकि 2022 में 100% या उससे अधिक CCR वाले उच्च न्यायालयों की संख्या 12 थी। सबसे अधिक केस क्लियरेंस रेट वाले उच्च न्यायालयों में केरल 156%, फिर उड़ीसा 131%, जबकि राजस्थान 65% और बॉम्बे 72% उच्च न्यायालय। न्याय वितरण के मामले में 1 करोड़ से अधिक आबादी वाले 18 प्रमुख और मध्यम आकार के राज्यों में कर्नाटक पहले, तमिलनाडु दूसरे और तेलंगाना तीसरे स्थान पर तथा उत्तर प्रदेश 18वें स्थान पर सबसे नीचे है, ठीक है। सबसे लास्ट पे उत्तर प्रदेश है। कर्नाटक है, तमिलनाडु है, तेलंगाना है, ठीक। 7 छोटे राज्यों में सिक्किम है, अरुणाचल है, त्रिपुरा है। वर्ष 2021 के दौरान जेलों की कैदियों की संख्या में करीब 11% की वृद्धि के साथ जेल में कैदियों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है। कैदियों की कुल संख्या में 77% कैदी अंडर ट्रायल है। 77% कैदी जो है वो अंडर ट्रायल हैं। वर्ष 2020 और 22 में के बीच उच्च न्यायालय में महिलाओं का प्रतिनिधित्व लगभग 2% की वृद्धि हुई है। जिला अदालत स्तर पर जजों की कुल संख्या में महिलाओं की संख्या 35% है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के अनुसार राज्य कानूनी सहायता सेवा प्राधिकरण ने मुआवजे की मांग करने वाले करीब 97,000 अनुमोदनों में से केवल 66% का ही निपटारा किया है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट सेंटर फॉर सोशल जस्टिस कॉमन
कॉज, कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव, TISS, प्रयास, डच विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी, हाउ इंडिया लव्स के सहयोग से टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी की जाती है। यह न्याय तक पहुंच प्रदान करने की उनकी क्षमता के आधार पर राज्यों को रैंक प्रदान करता है। इस रिपोर्ट में न्याय प्रणाली की 4 प्रमुख स्तंभों की क्षमता व आकलन किया जाता है, जो हैं पुलिस, जेल, न्यायपालिका, कानूनी सहायता। इसरो के सबसे बड़े और भारी रॉकेट LVM-3 तथा 36 उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने 26 मार्च 2023 को भारत का सबसे बड़ा और भारी LVM-3 रॉकेट श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया। यह रॉकेट अपने साथ ब्रिटेन स्थित नेटवर्क एक्सेस एसोसिएटेड लिमिटेड के 36 उपग्रहों का अंतरिक्ष से पृथ्वी की निचली कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया। ठीक है, इसरो ने इससे पहले OneWeb 36 उपग्रह को 23 अक्टूबर 2022 सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। OneWeb अंतरिक्ष पृथ्वी की निचली कक्षा में 616 से अधिक उपग्रहों को पूरा कर लेगा, जो इससे विश्व में ब्रॉडबैंड सेवाओं को बेहतर हो जाएंगी। ठीक है, इसरो की सफलता देश के महत्वाकांक्षी पहले मानव युक्त गगनयान मिशन के लिए वैज्ञानिकों को उत्साह को और बढ़ा दिया है। इसरो ने इस लॉन्च के लिए जिस विशालकाय LVM-3 रॉकेट का प्रयोग किया, उसमें जो तकनीक प्रयोग की गई वह गगनयान मिशन में भी प्रयुक्त की जानी है। इस रॉकेट से S-200 मोटरों का प्रयोग किया गया और गगनयान मिशन के लॉन्चर्स के समान है। इसरो के मिशन के कंट्रोल सेंटर में इसरो के अध्यक्ष ने कहा कि S-200 मोटरों को जिस प्रकार डिजाइन किया गया वह गगनयान के लिए सटीक है। इस रॉकेट में और भी सुधार किए गए हैं, जिनका लक्ष्य आगे के चरणों और प्रणालियों को इससे ज़्यादा ह्यूमन रेटेड बनाना है। 43.5 मीटर लंबा और 643 टन वजनी LVM-3 श्रीहरिकोटा स्थित रॉकेट पोर्ट के दूसरे लॉन्च पैड से छोड़ा गया। रॉकेट में कुल 5,805 किलो वजन का पेलोड है। इसरो ने बयान में कहा कि UK स्थित OneWeb समूह के 36 इंटरनेट उपग्रहों को उनकी सही कक्षाओं में सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया गया। रॉकेट लॉन्च होने के 19 मिनट के बाद ही उपग्रहों के अलग अलग होने की प्रक्रिया शुरू हो गई। OneWeb ने सभी उपग्रहों में से सिग्नल प्राप्त होने की पुष्टि की। LVM-3 एक 3 स्टेज अंतरिक्ष प्रक्षेपण वाहन है, जो उपग्रह को जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर में लॉन्च करने के लिए संचालित किया जाता है। 643 टन वजनी 3 चरण वाला रॉकेट का पहला चरण तरल ठोस ईंधन से संचालित, 2 स्ट्रैप ऑन मोटर, दूसरा चरण तरल ईंधन से संचालित, तीसरा चरण क्रायोजेनिक इंजन द्वारा संचालित, जो ईंधन के रूप में तरलीकृत ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का उपयोग करता है। OneWeb और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का दूसरा मिशन है। इन नेटवर्क एक्सिस एसोसिएटेड लिमिटेड ब्रिटेन का OneWeb समूह की संचार कंपनी है। इसमें ब्रिटिश सरकार, भारतीय इंटरप्राइजेज, फ्रांस की यूटेलसेट, जापान की सॉफ्टबैंक, अमेरिका की ह्यूज नेटवर्क और दक्षिण कोरिया की डिफेंस कंपनी हनवा की हिस्सेदारी है। यह उपग्रह आधारित सेवा उपलब्ध कराने के लिए संचारी कंपनी, इसका मुख्यालय लंदन में। लद्दाख व मयूरभंज विश्व के महानतम स्थानों में। उत्तराखंड में एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर टेलीस्कोप ILMT का उद्घाटन। इसके बाद है जापान के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा, और फिर सबसे लंबा प्लेटफॉर्म धारवाड़ में। महाराष्ट्र हाईवे पर दुनिया का पहला बांस क्रैश बैरियर स्थापित। इसके बाद जो है इंडिया स्ट्रेटजी एनर्जी ट्रांजिशन, असम का चाराई देव मैदान यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल। इसके बाद जो है उड़ीसा देश का पहला जोखिम मुक्त राज्य, मानव रहित यातायात प्रबंधन प्रणाली स्काई रूट ATM। सबसे बड़ा रॉकेट, सबसे छोटा रॉकेट, देश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे पहले फेज का उद्घाटन। देखिए ये जो बाकी बचा हुआ है वहाँ से, तो इसको हम डे 7 में कंप्लीट करेंगे। देखिए वीडियो भी बहुत लंबा हो जाएगा
ऑलरेडी ये करीब 35 मिनट का वीडियो हो चुका है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे इसको जो है अब कवर करेंगे लद्दाख में मयूरभंज, पेज नंबर 47 से, लद्दाख और मयूरभंज के विश्व के महानतम स्थल में, ठीक है, जब ये शामिल किए गए। चलिए फिर ठीक है, ओके, धन्यवाद।